बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो नए स्टूडेंट मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ और उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे अगर लेक्चर को वो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुसलसल मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक शफकत बेटा हो गया और उसके बाद ताहिर है, महमूद है, उसके बाद और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे इस वीडियो लेक्चर को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। मैं उनका जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा और उन्हें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने बाकी फेलोज़ को भी वो मेरे लेक्चर्स जो हैं वो रिकमेंड करें। और मुझे बहुत सारी हौसला अफजा जो है वो बातें भी मिल रही हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि स्पेशल देहात में जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं है, वो एक मोबाइल शॉप वाले के पास जाते हैं और उन्हें पैसे देकर मेरे लेक्चर डाउनलोड करवा के वो मोबाइल पे फिर या किसी और एक मीडियम पे वो देखते हैं। तो बहरहाल मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उनके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा एक अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें। मेरी उनके साथ दुआएं साथ हैं और इसी तरह मेहनत करते रहें। आज बेटा हम अपने चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी बातें भी यहाँ जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो ये लेक्चर भी जो है वो उससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है। तो बात करते हैं बेटा इकोसिस्टम में मटेरियल और एनर्जी का बहाव। अगर हमारे पास अगर हम एक इस इकोसिस्टम में रहते हैं बेटा तो उस इकोसिस्टम में बहुत सारे जानदार जो होते हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक होता है। अब वो जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक में हम उन जानदारों के दरमियान जो होते हैं वो मतलब उनसे हम खुराक लेते भी हैं जो या दूसरे में खुराक देते भी हैं। वो जो ताल्लुकात बनते हैं उसमें फिर क्या होता है बेटा एनर्जी का या मटेरियल का भाव होता है इकोसिस्टम में। वो कैसे होता है तो आज हम इसको अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा होता ये है कि अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम में मुख्तलिफ एनिमल्स रह रहे हैं, इंसान भी एक सोशल एनिमल है खैर। तो अगर एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है तो उस टाइम उस लेवल को हम ये कहते हैं बेटा कि वो कौन सा लेवल है बेटा, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। एक जानदार जब दूसरे जानदार को खाता है उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसमें बेटा फिर क्या होता है कि जब एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है फिर वो जानदार दूसरे में इसे मैं कहूँगा प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। क्या कहूँगा बेटा, इसको मैं कहूँगा प्रीडेटर प्लस प्रे रिलेशनशिप। अब जो बेटा ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है इसको उर्दू में जैसे शिकार और शिकारी कह सकते हो आप कि एक शिकार करता है और एक शिकार होता है। अब इस रिलेशन में बेटा आप ये गौर करना कि जो शिकार कर रहा है फिर वो किसी और का शिकार हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से फूड चेन्स और फूड वेब बनती हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फूड चेन और फूड वेब या ट्रॉफिक लेवल का बताने का मेरा मकसद ये है कि इनमें फिर जब एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है तो उनमें एनर्जी का भाव होता है, मटेरियल का भाव होता है, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बेटा जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि जानदारों में एनर्जी का बहाव कैसे होता है। अब बेटा आपको पता है कि इस दुनिया में अगर सूरज ना हो तो ये दुनिया कायम नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी इस दुनिया में एनर्जी का जो बुनियादी जरिया है वो सूरज है। और अगर ये सूरज ना हो तो फिर पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। जाहिर बात है जब पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे तो आपको पता है कि पौधे दरअसल हैं क्या, प्रोड्यूसर्स हैं। पौधे क्या है बेटा, प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये जो मटेरियल का बहाव शुरू होता है या जिसे हम कहते हैं कि जो फूड चेन बनती है जो शुरू होती है वो बुनियादी तौर पर प्रोड्यूसर से होती है। तो अगर हम यहाँ से प्रोड्यूसर को स्किप कर दें तो ये सारे जानदार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो बुनियादी तौर पर हमारी जमीन पर एनर्जी का बुनियादी जो जरिया है वो सूरज है और उसके बाद सूर्य के जरिए जो एनर्जी दूसरे जानदारों तक पहुंचाई जाती है वो प्रोड्यूसर के जरिए पहुंचाई जाती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो अवामिल होते हैं जानदारों के अंदर
जो कि दूसरे मेन जो है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है। उसमें बेटा होता ये है कि पौधे, आपको पता है कि पौधे सूरज की जो लाइट एनर्जी है उसको यूज करते हैं। अब लाइट एनर्जी को जो इस्तेमाल करते हैं पौधे, कैसे इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। अब आपको अगर फोटोसिंथेसिस की मसवात याद है तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य की रोशनी, जिसमें क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये मिलकर फिर क्या बना देते हैं बेटा, ग्लूकोज। अगर आपको याद हो, और आपको पता है ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, C6H12O6। अब आप गौर करें बेटा कि जो C6H12O6 है बेटा, इसमें आपको पता चलेगा कि हमने सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करके जो लाइट एनर्जी थी उसको ग्लूकोज में कीमियाई तामुल करके महफूज कर दिया है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो लाइट एनर्जी थी वो तब्दील हो गई है केमिकल एनर्जी में। अब फिर यही जो ग्लूकोज है ये जानदार खाते हैं। कैसे कैसे खाते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज बनता है वो पौधों में बनता है। पौधे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो जितने भी हर्बीवोर्स जानदार हैं वो पौधों को खाते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो उनके अंदर मुंतकिल हो जाता है, केमिकल उनके अंदर मुंतकिल हो जाता है ग्लूकोज, किस केमिकल एनर्जी की सूरत में। फिर इसी ग्लूकोज को तोड़कर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की मदद से वो जो केमिकल एनर्जी होती थी उसमें से हम एनर्जी निकाल लेते थे, जो कि किस सूरत में होती थी बेटा, एटीपी। एटीपी की सूरत में वो एनर्जी होती थी बेटा। अब उसी एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते थे। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, उठना, बैठना, चलना फिरना, काम करना, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। और उसमें कुछ एनर्जी हरारत की सूरत में भी ज़ाय हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये देखें आप कि जो सूर्य की एनर्जी जो आती है, लाइट एनर्जी, उसको किस तरह ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी करके आगे अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक कानून जो है वो लागू होता है। उस कानून को हम क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बेटा, ये कानून हमें ये बताता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो दुनिया में पैदा की जा सकती है और ना तबाह की जा सकती है, बल्कि उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। ठीक है बेटा, आप समझें बात। सूरज का एनर्जी का बनाया दे रहा है तो सूरज है, वो तो एनर्जी दे रहा है दुनिया में। लेकिन बात ये हो रही है कि वो एनर्जी जो सूरज देता है, एक बार वो एनर्जी अगर इस दुनिया में आ गई, उसके बाद वो एनर्जी ना तो नई पैदा होगी, जो सूरज से आ रही है वो और बात है, दुनिया में कोई नई एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। तो ना कोई नई एनर्जी पैदा हो सकती है और ना उस एनर्जी को आप तबाह कर सकते हो, बल्कि आप ये देख सकते हैं एक एनर्जी दूसरी शक्ल में वो तब्दील हो सकती है। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी तब्दील हो सकती है, लेकिन एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है और ना तबाह किया जा सकता है। हाँ, ये होता है कि एक एनर्जी जो होती है वो हरारत की सूरत में ज़ाय हो जाती है, लेकिन एनर्जी रहती है, माहौल के अंदर एनर्जी रहती है। ठीक हो गया बेटा। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते थे। और बेटा इस लॉ को आपने याद रखना है, इसकी तारीफ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए। ठीक हो गया बेटा। अब आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये जो एनर्जी का बहाव होता है बेटा वो यकतरफा होता है। क्या होता है बेटा, यकतरफा होता है। इसका मैं आपको यूं बताऊं कि एनर्जी जो है सबसे पहले सूरज से एनर्जी यही प्रोड्यूसर्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके यही जो है वो प्रोड्यूसर सूरज से एनर्जी ले लेते हैं। अब जब वो सूरज से एनर्जी ले लेते हैं बेटा, तो होता ये है कि फिर प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है बेटा, हर्बीवोर्स खाते हैं। अब हर्बीवोर्स जब खाएंगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर से आई थी या प्रोड्यूसर ने सूरज से हासिल की थी, वो एनर्जी अब हर्बीवोर्स में मुंतकिल हो गई है। फिर जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं तो जो एनर्जी
प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में आई थी, अब वो हर्बीवोर से कार्निवोर्स के अंदर मुंतकिल हो गई है। फिर कार्निवोर्स जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिकम्पोज करते हैं। जब वो डिकम्पोज करते हैं तो जो एनर्जी कार्निवोर्स में थी वो डिकम्पोजर्स में क्या होगी, मुंतकिल हो गई या फिर जमीन के अंदर जज्ब होगी। तो बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें जो ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि यकतरफा एनर्जी का बहाव होता है। कैसे यकतरफा एनर्जी का बहाव होता है? क्योंकि आप देखें प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से डिकम्पोजर। क्या ऐसा हो सकता है फिर डिकम्पोजर से कार्निवोर, कार्निवोर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से प्रोड्यूसर? क्या ऐसा हो सकता है? पूछें, खुद से सोचें। अगर आपको कंसेप्ट है, मेरी बातें समझ आ रही हैं, तो आप कहोगे यकीनन कि ये वापस नहीं जा सकते। ठीक है, ये यकतरफा है। यकतरफा कहते हैं सिर्फ एक सिमत में एनर्जी का बहाव होगा, वापसी इसकी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपको उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब आपने और बात समझना है बेटे कि यहाँ पे वो कहता है कि काबिल इस्तेमाल एनर्जी में कमी। क्या मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहता है कि जब हम एक फूड चेन में जाते हैं, ये एक फूड चेन है, जब हम एक फूड चेन में जाते हैं तो काबिल इस्तेमाल एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। कैसे? अब समझना है बेटा इस बात को। देखिए बेटा, प्रोड्यूसर्स हैं यानी पौधे, इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, सूर्य की रोशनी को जज्ब करके उन्होंने अपने लिए खुराक बनाई, यानी ग्लूकोज बनाया। अब वो ग्लूकोज इन प्रोड्यूसर्स के अंदर आ चुका है। अब जब वो ग्लूकोज इन प्रोड्यूसर्स के अंदर आ चुका है तो जाहिर बात है वो पौधे जो हैं वो जिंदा रहने के लिए तो एनर्जी खर्च करेंगे। अच्छा, जब वो जिंदा रहने के लिए एनर्जी खर्च करते हैं तो उससे उनका अपना जिस्म भी बनता है, वो ग्रोथ भी करते हैं, नशोनुमा भी करते हैं, मुख्तलिफ हरकत भी करते हैं और उसके बाद अपना जिस्म भी बनाते हैं। अब जो एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स के पास आई, जब इन प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं बेटा, जब हर्बीवोर्स इन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने सूर्य से ली थी उतना एनर्जी इन हर्बीवोर्स के पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी तो प्रोड्यूसर ने अपना जिस्म बनाने में लगा दी, सेम वैसी एनर्जी तो नहीं आएगी। तो नतीजतन प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जो एनर्जी जाएगी वो इसी एनर्जी से जो सूर्य से प्रोड्यूसर में आई थी उससे कम होगी। अब बात है हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स में वो एनर्जी आ गई। ठीक है बेटा, अब जब हर्बीवोर्स में वो एनर्जी आ गई तो होगा ये कि हर्बीवोर्स उस एनर्जी को अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जब वो इन प्रोड्यूसर को खाएंगे तो फीसिस की सूरत में, पखाने की सूरत में बहुत सारी एनर्जी वैसे ज़ाय हो जाएगी। तो अब जो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में एनर्जी आई वो वैसे कम थी, फिर इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। फर्ज करें शेर जो है वो किसको खाता है? शेर जो है वो खाता है हिरन को। जब शेर हिरन को खाता है बेटा तो फिर क्या होगा कि जो एनर्जी हिरन में थी, जो हिरन एक क्या है बेटा, हर्बीवोर्स है, तो वो एनर्जी मुंतकिल हुई कार्निवोर्स में। जब वो एनर्जी कार्निवोर्स में मुंतकिल हुई तो हुआ क्या कि जो एनर्जी सूर्य से प्रोड्यूसर में आई थी उस लिहाज से फिर मजीद जब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में गई वो कम हो गई, फिर हर्बीवोर से कार्निवोर में जो एनर्जी गई वो उससे मजीद कम हो गई, क्योंकि हर्बीवोर्स ने जो प्रोड्यूसर से एनर्जी आई थी उसको अपने जिस्म को इस्तेमाल करने में लगा दी थी। तो बेटा आप देख रहे हैं कि एनर्जी हर ट्रैफिक लेवल से गुजरते हुए ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। तो काबिल इस्तेमाल एनर्जी में क्या होती जाती है बेटा, ऐसा ऐसा कमी होती जाती है। वो वाली एनर्जी जो सूर्य से डायरेक्ट प्रोड्यूसर में गई थी वो एनर्जी फिर किसी को भी वो उतना हासिल नहीं हो सकती। उम्मीद है बेटा ये क्लियर, ये बात वाला आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो बेटा है इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी का बहाव कहते हैं। अब आते हैं बेटा हम मटेरियल्स का बहाव, कि मटेरियल्स का बहाव क्या होता है बेटा। मटेरियल्स का बहाव में बेटा ट्रैफिक लेवल्स का मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक लेवल क्या होते हैं, कि जब एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है तो ये ट्रैफिक लेवल बनता है। तो इस ट्रैफिक लेवल के लिहाज से बेटा फिर दो तरह की एक ताल्लुक बनते हैं और उसमें जो है वो फूड चेन्स बनती हैं और फूड वेब बनता है। सबसे पहले बेटा हम फूड चेन की बात करते हैं बेटा। फूड चेन का बेटा याद रखना कि दुनिया में फूड चेन बनती ही रहती है और उसमें फूड चेन का जो बुनियादी जरिया होता है, जो मेन जो फूड चेन को शुरू करवाता है बेटा, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फूड चेन बनाते हैं। और अगर जैसा मैंने कहा था कि प्रोड्यूसर्स को निकाल दें, यहां से अब घास है सॉरी बेटा, अगर हम यहां से घास को निकाल दें
तो फिर क्या होगा, तो ये जो फूड चेन होगी वो नहीं बनेगी नहीं। इसलिए ये जो फूड चेन होती है इसको बनाने के लिए प्रोड्यूसर को होना जरूरी होता है। अब क्या होता है बेटा, फूड चेन को देखें कि घास है, घास को खाता है घास का टिड्डा, जिसे ठीक है, जिसे हम ग्रास होपर कहते हैं, और फिर इसी ग्रास होपर को चिड़िया खाती है, फिर चिड़िया को फिर क्या कौन खाता है बेटा, शाहीन खाता है। अब ये जो बेटा आपको नजर आ रहा है, ये आ रही है चेन, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फूड चेन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रैफिक लेवल मिलकर एक फूड चेन बनाते हैं। अब बेटा अगर इसको हम फॉर एग्जांपल के तौर पर लें, पिछले लेक्चर में आपको मैंने कंज्यूमर, फिर उसके बाद नहीं प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और इस तरीके से मैंने कहा था कि प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर। तो ये वाली बात यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि घास जो है वो प्रोड्यूसर है, तो इसको खाता है घास का टीडा, तो ये बन जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर है, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको मैंने पीसी से लिखा है। और फिर जब घास के टीडा को चिड़िया खाती है तो ये बन जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर चिड़िया को जब शाहीन खाता है तो ये बन जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक हो गया बेटा, तो ये एक क्या बन रही है बेटा, फूड चेन बन रही है। अब वो कहते हैं बेटा कि जो फूड चेन है उसमें 4 से 5 ट्रैफिक लेवल होते हैं। अब याद रखना बेटा कि 4 से 5 ट्रैफिक लेवल कैसे, ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक एक ट्रैफिक लेवल, यहां से 2, 2 से 3, इस तरह बढ़ते जाएं तो ट्रैफिक लेवल बढ़ते जाएंगे। तो इस लिहाज से जो फूड चेन होती है वो बेटा छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। अगर बेटा छोटी फूड चेन है, 4 से 5 ट्रैफिक लेवल की जो फूड चेन है, तो उसमें बेटा याद रखना कि जो एनर्जी का या मटेरियल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी, मटेरियल की मिकदार ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ से घास का टीडा, यहाँ से एनर्जी इसके अंदर मुंतकिल, यहाँ से एनर्जी इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर। अब ये फूड चेन छोटी है तो इनके अंदर एनर्जी का जो मिकदार होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन बेटा याद रखना कि जब फूड चेन लंबी होती जाएगी तो जितना फूड चेन लंबी होती जाएगी उतना एनर्जी की मिकदार या मटेरियल की मिकदार कम होती जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे बात समझाई थी कि अगर एक जानदार से दूसरे जानदार में एनर्जी मुंतकिल होती है तो ये वाला जानदार उस एनर्जी को अपने जिस्मानी काम सर अंजाम देने में इस्तेमाल कर देता है। तो जाहिर बात है जो एनर्जी यहाँ से इधर आई थी उसकी मिकदार जो होगी वो कम हो गई है। तो उसके बाद अगर हम बात करें चिड़िया की, तो जितना फूड चेन लंबी होती जाएगी एनर्जी का बहाव उतना ज्यादा होगा, और जब एनर्जी का बहाव उतना ज्यादा होगा उतना या एनर्जी या मटेरियल का बहाव उतना ज्यादा होगा, तो जितना मटेरियल का बहाव ज्यादा होगा उतना उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो बेटा कहने का मेरा मतलब ये है कि फूड चेन जितना छोटी होगी उतना ही एनर्जी ज्यादा रहेगी जानदारों के अंदर। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो फूड चेन होती हैं इनमें एक घास का टिड्डा या घास का टिड्डा खाता है, तो लाजमी नहीं है कि घास को सिर्फ घास का टिड्डा खाता है, पता नहीं हर्बीवोर्स की कितनी सारी तादाद है। इस लिहाज से फिर अगर हम देखें तो बहुत सारी फूड चेन आपस में मरबूत होती हैं। कैसे मरबूत होती हैं? जैसा कि घास है, घास को खरगोश भी खाता है, घास को खरगोश भी खाता है, घास को चूहा भी खाता है, इस तरह बकरी भी खाती है, हिरन भी खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जिस तरह घास के टिड्डे को चिड़िया खाती है, इस तरह खरगोश को जो है वो शाहीन खाता है। अब देखें चिड़िया को शाहीन खा रहा है ना, लेकिन खरगोश को भी शाहीन खाता है, चूहे को भी शाहीन खाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन मरबूत हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो फूड चेन जब मरबूत हो जाती हैं तो वो क्या बनाती है बेटा, फूड वेब बनाती है। ये जो फूड वेब है बेटा, इस फूड वेब में देखें वेब का मतलब ही जाल होता है। तो बहुत सारी फूड चेन जब इकट्ठे मरबूत होती हैं तो एक जाल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक जाल की डायग्राम बनी हुई है, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो ये जो फूड चेन, ये फूड वेब जो है, ये इकोसिस्टम में जानदारों के दरमियान ताल्लुकात को जाहिर करते हैं, और इसी के जरिए जानदारों में जो होता है वो बेटा एनर्जी का बहाव होता रहता है। तो मेरा जो मेन कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें हमने जो बुनियादी तौर पर डिस्कस करना था वो ये था कि कैसे जानदारों में एनर्जी का बहाव होता है, कैसे जानदारों में मटेरियल का बहाव होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एनर्जी का बहाव है या मटेरियल का बहाव है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने पहले भी शो किया था, अब भी कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर में शो कर दूं, उसकी भी रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।